नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़। आज हमारे CET के ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर हैं उनके जो मैथ्स के जो पोर्शन है क्वेश्चंस, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे एक एक क्वेश्चन का। अभी तक हमने 6 क्लासें अपलोड करी है, जिसमें आपके CET में 10+2 लेवल के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हमने एक एक लेक्चर बना के उनके ऊपर डाला है, ताकि आपको आगामी भर्तियों के बारे में पता चल सके कि CET मैथ्स के क्वेश्चनों का लेवल क्या रखता है। तो आज अपन लेके चल रहे हैं आपके CET में जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो क्वेश्चन आए उनके बारे में। तो ग्रेजुएशन पे पिछली बार जो 2022 में जो फॉर्म भरे थे और 23 के अंदर जो एग्जाम हुए थे जनवरी में, उसमें 4 शिफ्टों में आपके 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से 20 क्वेश्चन हुए थे, और 20 क्वेश्चन का हम जो सॉल्यूशन है आज इस लेक्चर में कराएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आज का हम कोट पढ़ लेते हैं कि आज का कोट क्या है, कि वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड मत करना। कि वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। हमेशा कभी ये मत सोचना कि मेरा आज अगर कमजोर है तो मेरा कल पता नहीं कैसा होगा। अगर आप लगातार विश्वास रखोगे, अपने आप पर मेहनत करोगे, तो आपका जो समय कमजोर था वो भी एक दिन आपके अनुसार होगा। तो इसलिए हमेशा कमजोरी पे ध्यान नहीं देके अपने आप को मजबूत बनाएं और उसी के अनुसार बढ़े आप लोग। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, पहला क्वेश्चन ये बोला है कि एक शिक्षक को छोड़ दें, एक शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा का औसत 0.5 कम हो जाता है। अब बोला गया कि यदि प्रारंभिक औसत 18 था, तो पूछा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात करो। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के दो तरीके होते हैं। पहले अपन लेते हैं जो बेसिक तरीका। अब देखो, शुरुआत में कितने जने हैं? 40 तो क्या है, स्टूडेंट, और एक कौन है, शिक्षक। तो कितने हो गए? 41। कितने जने हो गए? 41। अब देखो, 41 की आयु की आयु अब देखो, सबका औसत कितना कितना 18 है, तो सबकी आयु क्या हो जाएगी? 18 इंटू 41 क्या हो जाएगी? 18 इंटू 41, तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, एक 73। इसका मतलब अध्यापक सहित 40 बच्चों की जो आयु है वो कितनी होगी? 738 वर्ष। अब यहाँ बोला गया, अगर टीचर हट जाए, अगर टीचर हट जाए तो औसत कितना कम हो गया? आधा कम हो गया। तो अब कितने जने रह गए आपके पास? 40 जने। कितने रह गए आपके पास? 40 की आयु। अब देखो, 40 का आयु कैसे निकालेंगे? पहले औसत था 18, अब रह गया 17.5। कितना रह गया? 17.5। अब देखो, पहले थे 41 जने, अब रह गए 40 जने। इसको 40 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 0 का 0, 4 इंटू 5 20 का 0, हासिल के 2, 68 2 70, और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो इसका मतलब 40 जनों की एज है 700, और टीचर को भी शामिल कर ले तो एज कितनी होती है? 738। इसका मतलब इन दोनों में एक्स्ट्रा कौन है? टीचर। एक्स्ट्रा कौन है इनमें? टीचर है। तो इन दोनों में गैप कितना आ रहा है? 38 वर्ष। कितना आ रहा है? 38 वर्ष। और ये 38 वर्ष किसके हैं? शिक्षक के। किसके हैं? शिक्षक के। तो आपके आंसर हो जाएगा इसमें 38 वर्ष। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, अपन गुणाबाद से बचना चाहे और सिंपली करना चाहे तो कैसे करेंगे? देखो, आपके पास पहले कितने जने थे? 41। अब कितने जने रह गए? 40। अब देखो, अगर मैं ये जो एक है इनको मैं हटा लेता हूँ, इनको क्या कर लेता हूँ? मैं हटा लेता हूँ, तो अब कितने रह गए? 40 जन रह गए। अब 40 जनों पे कितना फर्क पड़ रहा है? आधे आधे साल का। कितने का फर्क पड़ रहा है? आधे आधे साल का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 40 इंटू 0.5। तो 40 इंटू 0.5 कितना हो जाता है आपको? 40 को आधे से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। अब देखो, पहले सबकी औसत आयु कितनी थी? 18 थी। तो हम शिक्षक की आयु भी कितने मानते हैं? 18 मानते हैं। तो अब ये जो 20 का जो फर्क आया भाई, 40 बच्चों पे 20 का जो फर्क है, इसके जिम्मेदार कौन है? शिक्षक है। तो अब अपन बता सकते हैं शिक्षक की आयु। अब देखो, यहां क्या होगा? 18 तो अपन मान ही रहे, और ये 20 और जोड़ दो, कितने हो गए? 38 वर्ष।
तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि कितना जो फर्क आ रहा है और वो फर्क बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर मान लो एवरेज बढ़ जाता है तो इसमें से घटा दो, अगर कम हो रहा है तो इसमें जोड़ दो। आई बात समझ में। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो क्या बोला है कि दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा है, उनमें से एक ने डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया, और कोई अन्य मत अमान्य घोषित नहीं हुआ। अमान्य मतलब कोई भी वोट अवैध नहीं हुआ ना, सारे वैध वोट है। तो बताना है कि डाले गए मतों की संख्या क्या होती है। अब देखो यहाँ बात चल रही परसेंटेज की, तो सबसे पहले ले लो माना कुल वोट कितने हैं, 100 है। कितने हैं, 100। अब देखो आपके पास उम्मीदवार है दो जने, कौन कौन, एक तो जीतने वाला, उसको तो मिल रहे हैं 65। कितने मिल रहे हैं, तो आप सोचो 100 में से 65 तो जीतने वाला ले गया, तो बचे कितने, 100 में से 65 घटा लो, तो ये आ गया 35। मतलब 100 में से 65 तो जीतने वाले उम्मीदवार ले गया, और 100 में से 35 कौन ले गया, हारने वाला। अब देखो जीत या हार किस पे होती है, इनके अंतर पे। जीत किससे होती है, इन दोनों में घटा लो, जीत हो रही है 30 से, किससे हो रही है, 30 से। और क्वेश्चन में 30 की वैल्यू क्या दी है आपको, 420। क्या दी है, 420। आपको बोला है कुल मतों की संख्या बताओ, कुल मत कितने हैं, 100। कितने हैं, 100। तो 30 की वैल्यू दिया, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420 बटा 30। आपको बताना 100, किसकी वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू। तो इंटू क्या कर दो आप, 100 कर दो, क्या कर दो, इंटू 100। अब देखो 0 से 0, 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 14 बार। कितनी बार जाएगा, 14। और 14 को 100 से गुणा कर लो तो कितने हो जाएंगे, 1400 वोट। कितने हो जाएंगे ये, 1400 वोट। तो अब देखो इस प्रकार से एकदम आसानी से आप कर सकते हो। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 1400 वोट कुल वोटर थे यहाँ पर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, दो समबाहु त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया 36:25। अब देखो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे कल करवाया, बस वहां पर वो त्रिभुजों में था और यहाँ पर भी वो त्रिभुजों में, वहां आपको भुजा की लंबाई दे रखी थी, यहाँ नहीं दे रखी। तो ये क्वेश्चन उसी से मोटिवेट होकर इन्होंने बनाया। तो दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है, तो उसके परिमाप का अनुपात बताओ। अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि परिमाप किससे बनता है, भुजाओं से बनता है। तो कभी भी ध्यान रखना क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, और इधर लेता हूं मैं, आप कौन से लेता हूं मैं, भुजाओं का अनुपात। कभी भी ध्यान रखना अगर इसकी भुजा ए और बी है तो क्षेत्रफल हो जाएगा a² अनुपात b²। आई बात समझ में। अगर भुजा ए है तो क्षेत्रफल हो जाएगा a², भुजा बी है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b²। अब देखो इनकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 36:25। क्या दे रखी है, 36:25। आपको ये चाहिए, तो a² दे रखा है, a निकालना। तो अपन क्या करेंगे, √36 और √25। 36 का रूट क्या हो जाएगा, 6:5। क्या आ गया, 6:5। अब देखो आपको पूछा है कि परिमाप का अनुपात बताओ। परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा। क्या होता है, 3 इंटू भुजा। मतलब इसको भी 3 से गुणा करूं, इसको भी 3 से गुणा करूं। अब देखो चाहे मैं गुणा करूं चाहे मत करूं, ये 3 तो वापस कट रहे हैं, तो इसका मतलब रियल में अनुपात क्या होगा, 6:5। ये आपके आंसर हो जाए, किसका अनुपात होगा, भुजाओं का। और वो का वो अनुपात किसका होगा, आपके परिमापों का अनुपात। तो देखो 6 अनुपात किसमें है, आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो आप आराम से इसको बता सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की आय बी की आय का 3/5 है, तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है। तो सी की आय का ए की आय से संबंध बताओ। तो सबसे पहले आपके पास 3 कैंडिडेट है, इनको लिख लेते अपन, ए बी सी। पहले वाले में क्या बोला है, ए जो है वो बी का कितना है, 3/5 है। कितना है, 3/5। अगर मैं बी को यहां ले आऊं तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। कितना हो जाएगा, इसका मतलब ए का मान 3 है, बी का मान 5 है। तो यहाँ ले लो 3:5।
5। अब बोला गया कि C की जो आई है B की आई से कितनी है, 6/5। तो जो C दिया है C बराबर B इंटू 6/5। अब देखो B नीचे ले आऊंगा, C/B क्या हो जाएगा, 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5। तो C होना चाहिए 6, B होना चाहिए 5। तो देखो 5:6। अब देखो यहाँ दोनों सेम आगे 5 है ना, दोनों 5-5 आगे, तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको यूं लिख दो, ये 3, ये 5, ये 6। आपसे पूछा कि A का C से अनुपात है, तो A तो 3 है, B कौन है, C है, तो इन दोनों में अनुपात बताना, 3:6। तो 3 से काटोगे एक बार, 3 से काटोगे 2 बार, तो आपके आंसर हो जाएंगे 1:2, जो कि आपके है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप इतना नहीं करके जब इस क्वेश्चन को दूसरी बार करोगे तो आपको सीधे सीधे कहोगे 3-5 और 5-6 और फटाफट से आंसर निकाल लोगे। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3550 रुपए को XYZ में इस प्रकार बांटो कि X के हिस्से का 3 गुना और Y के हिस्से के 5 गुना और Z के हिस्से के 7 गुना के बराबर है, तो X का हिस्सा क्या होगा। तो इसमें आपके पास 3 बंदे हैं, कौन कौन है, X Y Z। अब ये बोला X का तो 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना किसके बराबर, Y के 4 गुने के बराबर, सॉरी 5 गुने के, तो यहाँ ले लो आप 5Y। फिर Z के कितने हैं, 7 गुना के बराबर, कितने गुना के बराबर, 7 गुना के बराबर। अब आपको तो पहले इनके बीच में अनुपात होना चाहिए, X कितना होगा, Y कितना होगा, Z कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, X अनुपात Y अनुपात Z। मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, खुद को छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर लो। तो X के साथ 3 है, इसके साथ कितना है, 5 और 7, 5 इंटू 7 कितने हो जाएंगे, 35। फिर Y का चाहिए तो 5 को छोड़ो, दोनों गुणा कर लो, 7 या 21। फिर जेड में है 7, 7 को छोड़ दो, तीनों पंजो 15। इसका मतलब इन तीनों में अनुपात हो गया 35:21:15। तो देखो इनका मैं जोड़ करूं, इनका योग क्या हो जाएगा, 35 और 15 होते 50, 50 भी 70, 71, कितना हो जाएगा 71। और क्वेश्चन में 71 की वैल्यू दे रखी है आपको 3550 रुपए, कितनी दे रखी है, 3550 रुपए। तो मुझे पहले निकालनी एक की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू। आपको पूछा x का हिस्सा बताओ, x की वैल्यू कितनी है, 35 है, कितनी है, तो यहाँ मुझे 35 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे अपन, देखो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3550/71, और 35 चाहिए तो इंटू क्या कर लो, 35। अब देखो 71 का पार्ट अगर आता है आपको तो आप आराम से कर लोगे। तो मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ कैसे करते हैं। एक को 5 से गुणा करने 5 आएंगे, 7 को 5 से गुणा करने 35 आ रहे हैं, इसका मतलब 71 पंजे कितने होंगे, 355, कितने होंगे, तो ये कटेगा सीधा 5 बार और 0 बार। अब 35 को किससे गुणा कर लो, 50 से, किससे गुणा कर लो आपके 50 से। अब आराम से करके बता सकते हो, 5 तो 0 का 0, 5 इंटू 5 25, 5 थी 15 और 2 17, तो आपके आंसर आने चाहिए 1750। तो ये भी देखो बहुत ही समझ का क्वेश्चन है, बस ये जो गेम है यहाँ पर जो अपन ने खेला है इसको आपको ध्यान में रखना है पूरा पूरा। अब देखो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोला गया कि एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर, विकर्ण देर की 25, तो मैदान का परिमाप बताओ। अब देखो सबसे पहले तो अपने एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक आयताकार मान लिया अपन ने, ये है आपके एल, इसको इसको ले लो एल, इसको ले लो आप बी, क्या ले लो, लंबाई और चौड़ाई। ये हो जाता है आपके विकर्ण, क्या होता है विकर्ण। विकर्ण क्या दे रखा आपको, सीधे 25 मीटर। अब आपको देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी। तो यहां से कहोगे एल बी बराबर कितना दिया आपको, 300, कितना दिया है। और अब देखो जो विकर्ण होता है, वर्ग या आयत में जो विकर्ण कैसे निकालते हैं, वो इस समकोण त्रिभुज की बात, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो मैं पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस
प्रमेय से आप कह सकते हो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। एच कौन है 25, 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मैदान का परिमाप। क्या निकालना है आपको, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 कोष्टक L प्लस बी कितना होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मुझे लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो एक आपके बीजगणित का एक्सप्रेशन होता है वो हम यूज करेंगे। क्या होता है देखो L प्लस बी का होल स्क्वायर, L प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है, जो A प्लस बी का होल बोलूं या L प्लस बी का, तो क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। क्या होता है 2LB। अब देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 625। तो इनकी जगह मैं क्या लिख दूं 625। L इंटू बी, L इंटू बी कितना दे रखा 300। तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू 300। अब देखो ये तो 625 है और 2 इंटू 300 कितने हो गए 600। 600 600 कितने होंगे 1225। तो यहां से आप कह सकते हो L प्लस बी का स्क्वायर कितना आया 1225। तो अब आपको निकालना L प्लस बी। क्या निकालना है आपको L प्लस बी। तो इधर क्या निकाल दोगे रूट लगा दोगे 1225। अब देखो 25 का रूट कितना होता है आपके 5। 12 के टुकड़े ऐसे करो जो लगातार संख्या है, मतलब 3 इंटू 4 क्या होता है 3 इंटू 4। तो यहाँ लेना आपको 3, कितना लेना है। तो ये चीज समझ में आ गई आपके L प्लस बी कितना होगा 35। कितना होगा अब इसमें रख दो बस 2 इंटू 35 बराबर क्या जाएगा 70 सेमी, या सॉरी मीटर है तो आप लोग इसको मीटर चलो है ना। तो यहाँ आप आराम से बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा 70 मीटर। 70 मीटर आपके कौन सा ऑप्शन में फर्स्ट में। तो ये भी देखो एक आसान सा प्रश्न है, बस आप एक बार वापस इसको देख लेना। अब देखो एक धनराशि के बारे में बता रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता रखा है, पूछा है कि वो राशि क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को एक अपन अनुमान लेके करें। कैसे करते हैं देखो कि माना कि वो रुपए कितने हैं 100 रुपए। माना मूलधन बराबर कितने हैं 100 रुपए। अब देखो दर कितनी है 5%। कितनी है 5%। तो क्या होता है पहले साल ब्याज कितना लगेगा 5%, दूसरे साल ब्याज कितना लगेगा 5%। यही होता है साधारण ब्याज। तो 100 का 5% कितना होता है 5 ही होता है, और इधर भी 100 का 5% 5। तो ये तो हो जाता है आपके साधारण ब्याज। क्या हो जाता है साधारण ब्याज। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज का ब्याज लगता है। क्या लगता है ब्याज का ब्याज। तो इसका 5 का कितना निकालना पड़ेगा आपको 5%। कितना निकालना पड़ेगा 5%। कैसे निकालते अपन 5 इंटू 5/100। 5 इंटू 5 25/100। तो ये हो जाएगा 0.25। कितना हो जाएगा 0.25। अब देखो आपको ये बोला है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है 25 है। तो यहाँ देखो 5 5 10 तो साधारण हो गया, लेकिन अगर मैं इसको भी मिला दूं तो ये क्या बन जाता है पूरा चक्रवृद्धि बन जाता है। क्या बन जाता है। तो अब आप सोचो चक्रवृद्धि साधारण में फर्क कितना है। ये आपको क्या आ रहा है अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है ये अंतर। तो इसका मतलब 0.25 है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 25। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/0.25। आपने मूलधन कितना माना था 100। तो 100 की वैल्यू निकालनी तो क्या करो 25/0.25 इंटू 100। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसका मैं पॉइंट हटाऊं, दो छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा 100। अब पॉइंट हट गया 25 से 25 कट गए 100 इंटू 100 कितना होता है 10,000। कितना होता है 1 2 3 4। तो कितना आंसर आ गया आपके पास 10,000, जो कि ऑप्शन सी है। आप इसको ऑप्शन से भी कर लोगे तो भी आपसे आराम से हो जाएगा ना। 5 साल के साधारण ब्याज और मूलधन के 20% के बराबर है। अब देखो ये एक ही नियम की बात होगी, तो बताना कि यह मूलधन के बराबर कितने समय में हो जाएगा। अब ये सोचो कि 5 वर्ष का ब्याज
कितना मिल रहा है आपको? 20%। कितना मिल रहा है आपको? 20%। तो ये बोला कि मूलधन के बराबर होना। मूलधन कितना लेते हैं अपन? कोई भी चीज होती है जिसके बारे में जानकारी नहीं होती उसको अपन क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। तो आपको बताना कि ये 100 कब होगा, ये 100 कब होगा। तो इसको यूं सोचो कि 20% में समय कितना लग रहा है आपको? 5 वर्ष। कितना लग रहा है आपको? तो 1% में समय कितना लगेगा? 5/20। आपको बताना 100%। कितना बताना? 100। तो इनको क्या कर दो? 100 कर दो। आराम से बता दो 20 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 × 5 हो गया 25 वर्ष। कितना हो गया आपके पास? 25 वर्ष। आराम से बता सकते हो। और मैं तो इसको कहता हूँ आप 100 मान के कर लो। कितना मान के कर लो कि 100 रुपए थे ब्याज के, 100 रुपए है मूलधन, 5 साल में 20 बने। कितने बने? 20 बने। तो 100 बनने में कितना समय लगेगा? तो सोचो 1 साल में 4 रुपए आ रहे हैं तो 100 बनने में 25 साल लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा 100 मान के ही करना चाहिए। अब देखो 4 संख्याएं हैं जिसमें से प्रथम 3 का औसत दे रखा 15, अगली 3 का औसत दिया 16, लास्ट की संख्या बोला कि 19 है। तो बताओ पहली संख्या क्या होगी? तो मैं मान लेता हूं संख्याएं क्या है? ए, बी, सी और डी। ठीक है। इनमें से 3 का औसत मतलब ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो औसत दे रखा है इनका 15, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 15 × 3 45। क्या हो जाता है? 45। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हर संख्या 15 15 15, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 45। फिर बोल रहा अंतिम 3। अंतिम 3 कौन है? बी सी डी। कौन है? बी प्लस सी प्लस डी। इनका औसत दिया 16, तो ये भी 16, ये भी 16, 16 16, तो ये कितने हो जाएंगे? 48। अब आपको ये बोला कि अंतिम संख्या कितनी है? 19 है। कितनी है? 19। मतलब ये डी कितनी दे रखी है? 19 दे रखी है। कितनी दे रखी है? तो आप यहां से ये बता सकते हो बी प्लस सी जो होगा क्या होगा? मैं 19 को इधर ले जाके घटा दूं, 19 को घटा दूं मैं, तो 48 में से पहले 20 घटा लो। कितने हो गए? 28। 28 में कितने हो गए? 29। इसका मतलब बी प्लस सी का योग कितना होना चाहिए? 29। मुझे ये पता है कि तीनों का योग कितना है? 45। और यहाँ मुझे पता है बी प्लस सी कितना है? 29 है। कितना है? तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ ए बराबर क्या होगा? 29 को मैं घटा दूं, 45 माइनस 29, तो ए बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या था इसमें? पहले 3 का औसत दिया, फिर लास्ट के 3 का दे रखा है, फिर लास्ट की संख्या दे रखी तो बीच की 2 संख्या ने बता देंगे, फिर पहले 3 में से बीच की 2 हटा लेंगे तो कौन बचेगी? पहली संख्या बचेगी। तो इसको आप ढंग से देखोगे तो आपको आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपसे। अब देखो बोला कि कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, महिलाओं में अगर 10% होती है, तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। तो बताना है कि कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से करेंगे। एक तो अपने जो बेसिक होता है, सबसे पहले मान लो, माना पुरुष बराबर एक्स। क्या मान लिया अपन ने? पुरुष बराबर एक्स, कोमा महिलाएं कितनी हो जाएगी? भाई टोटल है 6000, 6000 में से कितने घटा दो? एक्स घटा दो। 6000 माइनस एक्स। अब देखो पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 8%। तो मैं क्या करूंगा? एक्स इंटू 8/100 प्लस महिलाएं कितनी बढ़ रही है? 10%। तो मैं क्या बोलूंगा? 6000 माइनस एक्स इंटू 10/100 बराबर दोनों मिलके कितने बढ़े? देखो पहले जनसंख्या थी 6000, अब जनसंख्या कितनी होगी? 6500। तो कितना फर्क पड़ा भाई? 500 का। कितना फर्क पड़ा? अब इसको सोल्व करना है। देखो इसके नीचे भी 100 है, इसके नीचे भी 100 है, तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्स को 8 से गुणा करें कितना देगा? 8x। 6000 को 10 से गुणा करेंगे कितना देगा? 60, 1 2 3 माइनस एक्स को 10 से गुणा करें कितना जाएगा? 10x बराबर। अब 500 के पास से 100 ले जाओ इधर गुणा में। कहाँ ले जाओ? गुणा में। तो 500 में 2 जीरो है, ये 2 जीरो कितने जाएंगे? 1 2 3 4। अब देखो यहाँ क्या होगा? 10x तो माइनस के, 8x किसके थे? प्लस के। तो 10 में से 8 गए, कितने बचे? माइनस के
2x कितने बच गए। अब ये देखो 60,000 है यहाँ प्लस के, इधर जाएंगे 60,000 किसके जाएंगे माइनस, तो 50,000 में 60,000 गए तो कितने बचे 10,000, लेकिन किसके बचेंगे माइनस के, माइनस के 10 1 2 3। तो अब देखो आपको बताना है दोनों के माइनस तो काट लो, x बराबर क्या होगी 2 का भाग लगा दे, अपने को x पता चल जाएगा, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 5,000, कितना आएगा 5,000। x किसको माना था आपने पुरुष को, किसको माना था, तो पुरुष तो हो गए 5,000। अब देखो कुल है 6,000, 6,000 में से ये तो हो गए आपके कितने हो गए 5,000, कितने हो गए, तो महिलाएं कितनी होगी 6,000 से 5,000 घटाएंगे कितनी हो जाएगी। अब 1,000 किस में से आ रहा है पहले में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से ये अर्थमेटिक से आप आराम से कर सकते हो सिंपल क्वेश्चन में, तो यही तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे देखो 1,200 रुपए चार्ज, मतलब कोई रुपए हैं तो 4 साल में 1,120 हो जाते हैं और 5 साल में कितने हो जाते हैं 1,200। तो पूछा कि वो रुपए थे कितने, वो रुपए थे कितने। तो देखो कैसे करते हैं, 4 वर्ष में मिश्रधन, 4 साल में मिश्रधन कितना हो रहा है आपके 1,120। फिर बोला कि 5 वर्ष में, कितने साल में 5 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके 1,200, कितना हो जाएगा 1,200। तो यहाँ देखो 4 साल से 5 साल हुआ, मतलब 1 साल में कितना फर्क आ गया 80 रुपए, कितने रुपए का फर्क आया। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा ये भाई, 4 साल में इतने रुपए बढ़ गए, 5 साल में इतने बढ़ गए, तो 1 साल में जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, मूलधन कभी नहीं बढ़ता, बढ़ता कौन है ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या बचा ये। अब देखो जो मिश्रधन होता है उसमें क्या होता है, मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। अब देखो 4 वर्ष का मिश्रधन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, बराबर क्या होता है मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज, क्या होता है मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज। अब देखो मूलधन तो आपको पता नहीं है, मूलधन को मूलधन ले लो, 1 साल का ब्याज कितना है आपके पास 80, तो आप बोल दो 4 इंटू 80, और 4 साल का मिश्रण कितना दिया आपको 1,120। अब देखो 4 इंटू 80 कितने हुए 320, 320 को मैं इधर ले जाए घटाऊंगा, क्या करूंगा मैं घटाऊंगा, तो 1,100 में 300 गए 800, और 20 में से 20 गए तो केवल क्या बचा 800, बराबर क्या हो गया मूलधन, क्या हो गया 800 रुपए मूलधन। तो 800 रुपए किस में आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए में, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। देखो क्या बोला है, एक व्यापारी ने कुर्सी के अंकित मूल्य में 20% और 10% की छूट दी, यदि कुर्सी का मूल्य 2,000 है तो बताओ कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। मतलब एक कुर्सी है जिसपे 20% और 10% की दो डिस्काउंट दे रहा है, वो कुर्सी पे लिखे हुए हैं 2,000, कितने रुपए हैं 2,000। तो आपको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करूं 2,000 है, अगर मान लो पहला डिस्काउंट की बात करें, अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो वो कितना बच गया 80%, कितना बच गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 जीरो 8 इंटू 2 16 और 2 जीरो, मतलब पहले डिस्काउंट के बाद वो वस्तु कितने की होगी 1,600, कितने की होगी 1,600। अब 1,600 पे वापस कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो देखो 1,600 अब है 100% का काम कर रहा है, पहले 100% का काम कौन कर रहा था 2,000। अब 1,600 का 10% छूट दे दी तो कितना निकालना मुझे 90%, कितना निकालना मुझे 90, 2 जीरो 16 नाम 144 और जीरो, इसका मतलब वो अब वो वस्तु कितने की होगी, मतलब कुर्सी कितने की होगी 1,440, 1,440 किस में है आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। आगे बोला है सुधीर और संजय की वर्तमान आयु में अनुपात है 4:5, 5 साल बाद उनकी आयु में अनुपात अगर 5:6, तो सुधीर की वर्तमान आयु बताओ। अब देखो सबसे पहले दे रखी है आपको वर्तमान आयु, क्या दे रखी है, कौन कौन है सुधीर,
और एक है आपके संजय, है ना। इसमें रेशियो कितना है? 4:5। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद, तो यहां लिख लो आप 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? 5:6। तो आप लिख दो यहाँ पर 5:6। अब देखो, यूं मैं बात करूं कि आज से 10 साल पहले दो जनों की आयु में जितना गैप है, तो आज भी उतना ही गैप होना चाहिए। तो देखो, सुधीर और जो संजय, इनमें पहले गैप कितना का था? 1 का। अब भी गैप कितने का? 1 का ही है। इसका मतलब गैप तो अपने को दिक्कत नहीं है। मतलब पहले ये 4 के थे, अब कितने के हो गए? 5 के। संजय पहले 6 के थे, अब कितने के हो गए? 5 के थे जो 6 के हो गए। इसका मतलब इनमें कितना बढ़ रहा है? इधर भी 1 बढ़ रहा है, इधर भी क्या बढ़ रहा है? 1। उसने बोला 1 का मतलब है 5 वर्ष। कितना वर्ष है? अब आपको बोला कि सुधीर की आयु बताओ। सुधीर की आयु कितनी है? 4। तो आपको बता सकते हो 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। कितना हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आराम से आप बता सकते हो कि ये वर्तमान सुधीर कितना का है? 20 साल का है। और नहीं तो आप ऑप्शन लेके कर लो कि 20 है तो ये 25 होगा, 20 में 5 जोड़ो तो 25, और ये 30, तो 25 30 वापस ऑप्शन से बैठ जाएगा ना। ऑप्शन लेके भी आप कर सकते हो। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है XYZ 3 बंदे हैं, तो आप भी ले लो XYZ। एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है। इसका मतलब एक्स तुलना कर रहा है अपनी वाई से, तो वाई को मान लो 100। क्या मानो? ये हो जाएगा 110। कितना हो गया? फिर बोला है कि जेड की आयु तथा वाई जेड की आयु से 20% कम है। इसका मतलब जेड से तुलना करें तो जेड को क्या मान लो आप? 100। 20% कम है तो कितना हो गया? 80। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन? इस तरीके से करते हैं, यहाँ क्या लिख दो आप? 80, और यहाँ क्या लिख दो आप? 100। अब इसको गुणा करने, 11 8 88। अब देखो, 10 8 80, 10 × 10 100। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जीरो क्यों हटा रहे? जीरो तो काउंट ही नहीं करे। अब देखो, यहाँ पर भी 2 जीरो मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 2 जीरो मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 जीरो। तो मैंने क्या करा? सबसे 2 जीरो हटा दे। क्यों? क्योंकि बाद में भी तो कट ही रहे हो, तो मैं पहले ही हटा दूं। तो ये तो हो गया 88, ये 80, और ये 100। अब देखो, ये सब 4 से कटेंगे। किससे कटेंगे? 4 से कटे तो 22 बार, 4 से कटे तो 20 बार, 4 से कटे तो 25 बार। 22 20 25, 22 20 25 किस में आ रहा है? अब देखो, कई बार अपन जोश जोश में कर देते हैं 11 और 10, लेकिन 25 थोड़ी कट रहा है। तो यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो आपके ऑप्शन होगा सी। अब देखो, आपको बताया गया कि 7 संख्याएं हैं जिनका औसत 39 है, उनमें से 3 का औसत 27 है, तो बची हुई 4 का औसत बताओ। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को पहले अपन देख लेते हैं। 7 संख्याओं का योग बराबर, हर संख्या कितने की? 39 की है, तो 7 × 39। गुणा करोगे, 7 नाम 63 का 3 हासिल का 6, 7 के 21 और 6 27। अब देखो, पहली 3 संख्या का औसत कितना है? तो 3 संख्याओं का योग है ना, कितना हो जाएगा? 3 × 27, ये कितना आ गया? 81। कितना आ गया? अब 7 में से 3 की तो बात कर ली, अब कितनी संख्या बची? 4। तो देखो, 4 संख्याओं का योग वो कैसे निकालेंगे? इस 7 वाली में से मैं 3 वाली घटा दूं, तो कितने हैं? 273 में से मैं 81 घटा दूं। कितने घटा दूं? 81। 3 में से 1 गया तो 2, 27, मतलब 17 में से 8 गया तो कितने बचे? 17 में से 8 जाएंगे तो हो जाएंगे आपके 9। कितने हो जाएंगे? 9। और यहाँ 192। इसका मतलब 4 संख्या का योग कितना? 192। तो औसत चाहिए,
अब औसत निकालना है, क्या निकालना है आपको? तो क्या करो आप 192 को किससे भाज्य कर दो, भाग दो 4 से, 4 से काटोगे 4 चौक 16 बचे 3, 32 में 4 8 32, तो 48 आ जाएंगे आपके पास आंसर। कितने आ जाएंगे? 48। तो ये हो जाएगा आपके पास पहला ऑप्शन। आई बात समझ में? अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 16 की। ये बोला कि 80,000 रुपए 10% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 92,610 हो गए। तो बताओ कितना टर्म समय लगा? 1 मिनट के लिए सोचो, 80,000 रुपये 92,000 मतलब 12,600 बढ़े। कितने बढ़े? अब इसको अपन डायरेक्टली देखें तो 80,000 का 10% कितना होता? 8,000। तो एक साल में 8,000, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? 16,000 बढ़ जाएगा। तो 2 साल तो हो नहीं सकता, 1 साल भी हो नहीं सकता, 3 साल ज्यादा हो जाएगा। तो केवल किस कौन से में बढ़ रहा है? 1.5 साल में बढ़ रहा है। नहीं तो आप ऑप्शन से कर लो। कैसे? 80 1 2 3। अब देखो 10% वार्षिक है। कितना है? वार्षिक है, तो इसका मतलब आपको 5% लेना है। कितना लेना है आपको? 5%। तो 80,000 का कितना निकाल लो? 5%। अब देखो 80,000 का 10% होता है, 1 0 हटा दो तो 8,000, तो 5% कितना हो जाएगा? 4,000। कितना हो जाएगा? 4,000। आई बात समझ में? अब देखो फिर वापस 5% निकालना, तो ये 5% अपन इसका निकाल रहे हैं ना, सॉरी इसका 4,000 का 5% निकाल लो। तो 4,000 का 10% होता है 400, तो 400 का आधा कितना हो जाएगा? 200। अब 200 का भी कितना निकाल लो? 5%, तो कितना हो जाएगा? 200 का 10% 20, 20 का आधा कितना हो गया? 10। अब देखो इसको हमेशा गुणा करते हैं अपन 3 से, इसको भी गुणा करते हैं 3 से, इसको गुणा करते हैं 1 से। तो 4,000 3 कितने हो गए? 12,000। 200 तिया 600 और ये 10, तो ये हो जाएगा 12,610। तो देखो 12,610 आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे 1.5 साल रखूंगा तभी ही बात बनेगी। और आप इसको देखोगे तो वैसे ही पता चल रहा है कि 8,000 80,000 के 12,000 बन रहे हैं। तो इसका मतलब 1 साल में 8,000, तो 1.5 साल ही लगेगा ना, 1.5 साल आराम से बता सकते हैं। अब देखो आपको बोला 320 और 350 के मध्य की सभी संख्याओं को औसत बताओ। अब देखो पहली संख्या है 320, फिर 322, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना आपको? 350। अब देखो सीधा सीधा अपन सोचे हैं कि 321 से लेकर 350 तक संख्या होती है 30। कितनी होती है? 30। तो 30 संख्या में 15 तो विषम होती है, 15 क्या होती है? सम होती है। 15 विषम और 15 सम। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से ये हो जाएगी 15 और ये 1, कितनी हो जाएगी? 16 संख्या है। कितनी संख्या हो जाएगी? 16 संख्या। अब कभी भी आपको पता होना चाहिए कि औसत निकालते हैं तो क्या करो, इनको सबको जोड़ दो। तो अपन देखो उतना लंबा नहीं करेंगे, औसत होता है बीचों बीच निकाला, तो 16 संख्याओं के बीचों बीच क्या कैसे निकालते हैं? 16/2 वा पद प्लस 1 वा पद। 16/2 मतलब क्या हो जाएगा? 8वां पद प्लस 9वां पद। दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा दो? 2 का। अब देखो पहली संख्या 320 है, तो 8वीं संख्या कौन सी आएगी? अब आप आराम से कर सकते हो, 20 22 24 26 28 30 32 और 34, तो ये हो जाएगी 334। नवा पद क्या है? 336/2। अब देखो आप चाहे इसको कैसे भी कर लो, 34 और 36 के बीचों बीच कौन होता है? 335। तो यहाँ लिख दो आप 3 3 5, तो ये आंसर आपके हो जाएंगे। 335 किसमें आएगा? ऑप्शन नंबर ए में। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अपन वहां जल्दबाजी कर लेते हैं कि
ये कितने होंगे, 15 संख्या होगी। 15 संख्या बीचों बीच कौन हो जाती है, ये 15 संख्याओं में बीचों बीच क्या होता है, 15 प्लस 1/2 मतलब 16/2 बराबर 8वां पद। क्या बोल देते अपन, 8वां पद। अपन फटाक से 334 कर देते, लेकिन यहाँ देखो एग्जामिनर ने कहा 334 ऑप्शन ही नहीं। फिर अपन सोचते हैं यार 34 नहीं है तो 35 कर दो या कुछ और कर दो या 25 होगा, लेकिन अपने को अगर पूरा तरीका आता है तो अपन कहीं नहीं अटकेंगे इसमें। अब देखो आपको दे रखा कि एक समबाहु त्रिभुज है और एक आयत है जिनके परिमाप का योग। पहले बात तो अपने को डायग्राम की बात करें, एक समबाहु त्रिभुज है इस टाइप से मान लो। समबाहु को होता है जैसे तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये x है ये x है तो ये भी कितनी होनी चाहिए x। फिर बोला कि एक आयत है, क्या है, एक आयत है, इनकी परिमापों योग 90 है। अब बोला कि r बराबर टी स्क्वायर, मतलब इनका क्षेत्रफलों को बोला है। आयत की भुजाओं का अनुपात, मतलब लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तो होगी 3, चौड़ाई क्या होगी 1। अब देखो इनको अपन x x x माना है तो इसको क्या मान लो, y मान लो। क्या मान लो आप, y। अब देखो पहला स्टेटमेंट बोला परिमाप, क्या बात करें अपन, परिमाप। देखो त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3 इंटू भुजा तो ये हो जाएगा 3x प्लस आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो y और 3y कितना हो जाएगा, 4y। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 8y बराबर आपको दिया है 90। कितना दिया है। अब आपको बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल t, त्रिभुज का क्षेत्रफल t, त्रिभुज का क्षेत्रफल t बराबर आयत का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल t है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, r में संबंध क्या दिया आपको, संबंध बोला कि r बराबर टी स्क्वायर। r बराबर क्या है, टी का स्क्वायर। अब देखो r माना अपन ने आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3y, चौड़ाई कितनी y। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कौन है x, तो x का स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर बराबर √3, 3/16x⁴। अब देखो 3 से 3 कट गया तो यहाँ से आप बोलोगे कि 16y² बराबर क्या हो जाएगा x⁴। तो यहाँ से आप कह सकते हो, क्या बोलोगे, अगर दोनों का मैं रूट निकालूं, क्या निकाल लूँ रूट, तो ये हो जाएगा 4y बराबर क्या हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा 4y बराबर x²। तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ इसको वापस एक बार, कि आपको क्या दिया है, 3x तो दे ही रखा है। अब देखो 4y की वैल्यू 8², तो 8y क्या हो जाएगी, 8y बराबर क्या हो जाएगा 2x²। क्या हो जाएगा 2x²। तो आप भी यहाँ क्या लिख दो 2x² बराबर 90। अब देखो यहाँ अपने पास थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं कि 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण होगी, यहाँ अपने को बताना है कि दो ही संख्या लो जिनको गुणा करूँ तो मैं 180 आ जाए, जोड़ू घटाऊं तो 3 आ जाए। अब 180 और इसके टुकड़े होने चाहिए आपके पास, टुकड़े कैसे करोगे आप, तो यहाँ देखो सबसे पहले, अब देखो इसके टुकड़े क्या होते हैं, 180 के जो टुकड़े होते हैं, 2 दूना 4, 3 तिया 9 इंटू 5। अब देखो 2 दूना 4 तिया 12, 36 36 पंचो 180। अब यहाँ 2 दूना 4
4 3 12 और ये 15। तो यहाँ संख्या हो जाएगी आपके पास, एक तो 12 होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए 15। अगर 12 को 15 गुना करेंगे तो 106 आ जाएंगे, और 12 और 15 को आपस में घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 3। तो यहाँ लिख देते अपन प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। अब देखो ये जो चीजें हैं ये गुणनखंड करने पे आता है अपने को। तो ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा तो आपको पता है ये हो जाएगा, लेकिन उनको जोड़े या घटाएं तो मेरे यहाँ 3 बन जाए। क्या बन जाए 3। तो वो कब होगा, एक तो 15 ले लो, एक क्या ले लो 12 ले लो। अब देखो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ से कॉमन आएगा 2, केवल x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 2x प्लस 15। दोनों में क्या माइनस कॉमन आ रहा है, फिर दोनों में 6 का भाग जा रहा है तो 6 कॉमन ले लो। तो यहाँ पर भी 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से देखो 2x प्लस 15, एक तो ये आ गया और एक आ गया x माइनस 6। अब देखो यहाँ से मैं लगूंगा x बराबर क्या आ जाएगा 6, और यहाँ से मैं लूंगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 15, और x बराबर माइनस का 15 बटा 2। कभी भी ध्यान रख लेना दूरी या जो लंबाई होती है वो कभी माइनस में नहीं होती। तो x का मान कितना आ गया 6। आपसे पूछा क्या है, पूछा आपसे लंबी भुजा बताओ। तो अब देखो यहाँ पे मैं x का मान रखूंगा तो मुझे y का मान मिल जाएगा, और y से मुझे क्या निकालना है 3y निकालना है। क्या दे रखा है आपको, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ यहाँ से थोड़े टाइम के लिए। आपको x का मान आया 6, तो 3 इंटू 6 प्लस 8y बराबर 90। तो 8y बराबर 6 3 18, 90 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 72। तो यहाँ से आप y कह सकते हो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। कितनी आ जाएगी वो आपको बोला लंबी भुजा, लंबी भुजा हो जाएगी 3 गुना है, तो कितने हो जाएगा 9 3 27। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा 27। ये आपके आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है डी। अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हुआ है, इसमें द्विघात बनानी पड़ी अपने को। तो आप एक बार इसको ढंग से देखोगे थोड़ा गैप लेके तो आपको आराम से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पे बेचकर एक बकरी पे 10% लाभ कमाता है, दूसरी पे 10% हानि कमाता है, तो बताओ कौन सी बात सही हो रही है इन चारों में से। कभी भी देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें डायरेक्ट ट्रिक होती है, एक्स स्क्वायर बटा 100% हानि क्या होती है, एक्स मतलब क्या 10, तो 10 इंटू 10 बटा 100 कितना हो जाएगा कट के 1% हानि। तो 1% हानि किस में आ रही है, इसमें आ रही है। अगर इसको अपन मेथड से करें तो देख लो, तो मेथड से कैसे करें, बात करें अपन क्रय मूल्य की और विक्रय मूल्य की। आपके पास 2 बकरियां पहली और दूसरी। पहली पे देखो 10% लाभ हो रहा है, मतलब ये 100 की है तो कितने में जा रही है 110 में जा रही है, कितने में जा रही है। दूसरी में 10% हानि है, ये 100 की है तो कितने में जा रही है 90 में जा रही है। यहाँ तो समझ में आ जाता है भाई, पहले वाली बकरी में 10% लाभ हो रहा है तो 100 से 110, दूसरी में 100 से कितना है 90। अब देखो सब में 0 0 आ रहा है तो हटा लो। अब देखो आपको ये बोला कि बकरियों को समान मूल्य पे बेच रहे हैं। कहाँ कर क्या कर रहे हैं, बकरी को समान मूल्य पे बेच रहे हैं। समान मूल्य मतलब ये दोनों समान होने चाहिए। तो एक काम कर सकते हो, 11 को तो 9 से गुणा करो और 9 को किससे गुणा कर लो 11 से। तो करोगे 10 नाम 90, 9 इंटू 11 99, ऐसे 11 इंटू 10 110, 11 नम 99। अब देखो ये वाला तो क्रम मूल्य चल रहा है, 110 और 90 कितने हो गए 200, कितने हो गए 99, 99 कितने हो जाएंगे 198, कितने हो गए। मतलब आप 2 बकरियां 200 में खरीद रहे हो, 198 में बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है आपके पास 2 का नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है 2 का नुकसान किस पे हो रहा है 200 पे इंटू 100, तो क्या हो रहा है 1% हानि। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस वो है कि इस पूरे लेक्चर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे हैं, और वो देखो हर पेपर में होता है, ये एक आधे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करे या आपको कंफ्यूज करे। तो आशा करता हूं कि आज का जो लेक्चर है
अपने जो CET में जो ग्रेजुएशन लेवल के जो 20 क्वेश्चन हैं वो के 20 के 20 आपको समझ में आएंगे। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको इन क्वेश्चनों में क्या समस्या हो रही है या इनमें क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ताकि हम उसी में लगातार सुधार करते जाएं। और नई चीज़ें ये भी बताएं आप कि फ्यूचर में हम जो लेक्चर, हमें तो पता है कि हमें किस पे लेक्चर बनाना, लेकिन आपकी अगर कोई विशेष डिमांड हो तो हम उस पर भी बात करेंगे।